हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हम लोगों ने सीरीज चला रखी है हिंदी नंबर 1 सीरीज के नाम से, उसके अंदर आज हम लोग पार्ट 31 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों उपसर्ग। अब ये उपसर्ग मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। याद करो कहाँ सिखाया था। जब मैंने यण संधि आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने उस समय बताया था ये यण संधि तो साथ में हम लोग सीख ही रहे हैं, साथ में उपसर्ग निकालना भी सीख रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ, यदि यण संधि आती है आप लोगों को तो उपसर्ग आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, उपसर्ग एक साथ में मैं प्रत्यय की भी बात कर लेता हूं। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बाद में, वैसे प्रत्यय की भी साथ साथ में हम लोग चले तो बहुत अच्छी बात रहे, क्योंकि परिभाषा के अंतर्गत लगभग लगभग दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। ठीक है। हाँ, तो ये दोनों है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों ध्यान रखना। आपसे पूछे ना क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसका टुकड़ा करूं तो आप लोगों को पता होगा, दीर्घ स्वर संधि मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, शब्द धन अंश हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अंश यानी क्या होता है? हिस्सा। किसका हिस्सा? शब्द का हिस्सा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, किसी वर्ण का अर्थ होता है या शब्द का अर्थ होता है? मैंने याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सार्थक ध्वनि, सॉरी, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द। यानी किसी शब्द का अर्थ होता है, शब्द के अंश का कोई अर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहां मैं बात करूं ये शब्दांश की, तो इसका मतलब हो गया एक कोई भी शब्द है उसका तो एक क्या होता है? अर्थ होता है, लेकिन शब्द के अंश का अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, कोई फिक्स अर्थ नहीं होता है। अब आप लोगों को एक बात पता चल गई होगी, किसी शब्द के साथ किसी शब्द को जोड़ा जाता है, शब्दांश को नहीं जोड़ा जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि इन शब्दांश तो होते हैं, साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं इन दोनों का कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते? प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, एक बात कह सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन एक बात कह सकते हैं, क्या? किसी शब्द के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। शब्द के साथ, शब्द के साथ इनका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है। ध्यान रखना, दोनों शब्दांश होते हैं, दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, ना ही इनका स्वतंत्र रूप से कहीं पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इनका प्रयोग हमेशा सदैव शब्द के साथ किया जाता है। जैसे कि मान लो मैं कहूं, जैसे मैंने कहा सु उपसर्ग है, मता बाद में समझेंगे उपसर्ग कैसे होता है, क्या होता है। क्या इसका प्रयोग मैं एक जगह कहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब मैं यहां से लिख दूं मान लो सुडोल, अब यहां समझ में आ गया कि हाँ सर, चलो बहुत इजी दे देता हूं जिससे आप लोग समझ में आया, सुयोग। अब योग के साथ में हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? सु उपसर्ग का प्रयोग किया। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, ना तो इनका कोई स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है, ना तो इनका क्या होता है, स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता, दोनों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, दोनों का ध्यान रखना। और ना ही इनका प्रयोग किसी भी जगह स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, शब्द के साथ इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो पता होगा कि कोई मूल शब्द है तो उसे पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? देखो, जैसे कि मान लो ये कोई मूल शब्द है, ये क्या है? मूल शब्द है, सॉरी, मान लो ये कोई मूल शब्द है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां मैं कोई अंश जोड़ रहा हूं तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, शब्द से पहले। और यहां यदि मैं कोई अंश जोड़ रहा हूं सब किसी शब्द का तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई, क्या? कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में या बाद में जुड़ते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? आई या नहीं आई? आ गई। अब यदि हम बात करें, उपसर्ग जो है वह कितने शब्दों के योग से बना है?
दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा? एक उप है, दूसरा क्या है? सर्ग है। और प्रत्यय भी दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा? एक प्रति है, दूसरा आय है। इस प्रत्यय में क्या है? यहां यन स्वर संधि है। आपसे पूछ रहे प्रत्यय शब्द में संधि बताइए, संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, यदि यहां की बात करें, यहां कोई संधि नहीं है, यहां क्या है? संयोग है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो, जब दो शब्दों को जो का तो जोड़ दें, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संयोग के नाम से याद है, मैंने बताया था आप लोगों को। मैंने कुछ उदाहरण दिए, दुकान धनदार, दुकानदार, देश धन प्रेम, देश प्रेम, फैदन ल, यही यही सब दिए थे मैंने आप लोग, मुझे याद है। ठीक है, तो एक बात हमें समझ में आ गई, उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है। क्या है? ये इसमें संयोग है। प्रत्यय भी दो शब्दों के योग से बना है, प्रतिधन अय, इसमें क्या है? यन स्वर संधि है। अब देखो, उप का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ यहां हम लोग लेंगे पहले या पूर्व। वैसे इसका अर्थ निकट भी होता है, पास भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इसके साथ में सर्ग यानी क्या होता है? रचना करना। इसका मतलब क्या हो गया कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर किसी अन्य शब्द की रचना कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। समझ में आया? हम डायरेक्ट परिभाषा कह सकते हैं क्या, कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ, ध्वनि, उच्चारण आदि में परिवर्तन कर देते हैं। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, बता सकते हो आप लोग मुझे? कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, पूर्व यानी पहले, पूर्व में जुड़कर उस शब्द में नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं। नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। अब देखो कैसे, हम ये भी कह सकते हैं उप शब्द में, या उस शब्द के, ऐसे भी कह सकते हैं उस शब्द के अर्थ, ध्वनि, उच्चारण आदि में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ये भी हम लोग कह सकते हैं। परिभाषा कोई सी भी कह दो, सब समान है, सभी का समान अर्थ निकलता है। तो क्या कहेंगे? उपसर्ग वे शब्दांश होते जो कि शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग की परिभाषा ये होगी, प्रत्यय की ये होगी। अब देखो ध्यान से, अब आगे बात करें तो उपसर्ग के बारे में, ये क्या होते हैं भी? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। फिर क्या कहेंगे? इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता तथा ना ही इनका कहीं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ना ही इनका कहीं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब ये एक बात होगी, ना तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, ना ही कहीं स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, किसी शब्द के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, मैंने यहां एक चीज बताई कि अर्थ, ध्वनि, उच्चारण आदि में परिवर्तन कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए मैं बोलूं, एक मूल शब्द मेरे पास है हार, इस हार शब्द से पहले मान लो मैंने उप जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? देखो कैसे, मैं समझा देता हूं अच्छे से आपको। जैसे कि मान लो हार शब्द है, इस हार शब्द का अर्थ क्या होता है अभी? एक तो आभूषण हो गया, जिसे गले का हार कहते हैं हम लोग, कह सकते हैं नहीं कह सकते? और एक हार क्या होगी? प्राज्य, कह सकता हूं ना मैं? हार एक हार होती है जिसे हम प्राज्य के नाम से। अब देखो, यहां मैंने
वी उपसर्ग जोड़ा तो पहले तो क्या था हार, अब क्या बन गया विहार। बोलो उच्चारण में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? पहले हार का अर्थ क्या था? आभूषण, गले का आभूषण या प्राज्य था। लेकिन अब क्या हो गया? विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना होता है। बोलो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? जैसे कि मान लो मैंने उप जोड़ दिया तो क्या हो गया? पहले हार था, अब क्या हो गया? उपहार। पहले आहार का अर्थ ये था, अब उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, जैसे सम उपसर्ग जोड़ दिया, सॉरी हाँ सम जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बता सकते हो मुझे? ये तो क्या हो गया? संहार, संहार यानी मारना। प्रतिहार, प्रतिहार यानी चोट पहुंचाना। कर सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? तो किसी भी शब्द से पहले इनका प्रयोग किया जाता है और जैसे उस शब्द में इनका प्रयोग कर देते हैं तो उनके अर्थ, ध्वनि, उच्चारण आदि में क्या आ जाता है बेटा? परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ, प्रतिहार का अर्थ एक सेवक भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब जैसे और भी आप बना सकते हो, और बताओ क्या क्या जोड़ सकते हैं? बता सकते हैं आप लोग मुझे? हार शब्द में और कौन कौन से उपसर्ग जोड़ सकते हैं हम लोग? बताइए, थोड़ा सा घुमाओ दिमाग को अपना। देखो नी जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? निहार। निहार यानी क्या होता है? टकटकी लगाकर देखना। जानते हो टकटकी? टकटकी, सॉरी, टक टकी लगाकर देखना। लगाकर देखना मतलब क्या होता है? इस प्रकार से आप लोग खड़े रहते हैं ना, कहीं पर भी टकटकी लगाकर देखना। तो इस प्रकार से हम लोग उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब उपसर्ग जो होता है ना, उपसर्ग जो होता है इसके बारे में हमें तीन चार चीजें पता चल गई। क्या क्या पता चल गई? कि उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से क्या? अर्थ भी नहीं होता। शब्द से पूर्व में लगते हैं, शब्द से पहले जुड़ते हैं। ये चार चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। बस पूछेगा कैसे, यहां से सवाल कैसे आएगा? निम्नलिखित में से उपसर्ग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तब आप लोगों को ये चीज करनी होगी, चारों के चारों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रत्यय के बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय भी दो शब्दों के योग से बना। आगे हम लंबा तो मतलब उपसर्ग खत्म नहीं हुआ अभी, बहुत बड़ा है, बाद में पढ़ेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने कैसे कैसे जोड़ते हैं, वो बाद की बात है। प्रत्यय क्या होता है? ये किसी भी शब्द के किस में जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। ये भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और सेम इनका भी स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता और इनका भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। सेम की सेम बात है, बस एक अंतर है। वो अंतर क्या है? ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये शब्द से पहले जुड़ते हैं। जैसे जैसे कि मान लो मैं यही बता देता हूं, प्रत्यय है तो मैंने कहा ना प्रति यहां पे उपसर्ग है, ए यहां पे प्रत्यय है। या जैसे कि मान लो समाज है, एक प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को करना होगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब आप लोगों में एक बात बता दूं, आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए अर्जुन बैच आ चुका है। आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है सभी से कि जल्दी से फटाफट अर्जुन बैच से जुड़ जाइए और कोड आप लोग, इस कोड से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि सर ये जो एम्बिशन श्रेष्ठा बैच है, एम्बिशन बैच है, जो अर्जुन बैच आया है, ये सभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए। ऐसा कोई बैच है? हाँ है ना, एक महापैक है, महापैक। अब इस महापैक के साथ में जितने हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ना, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सभी टेस्ट सीरीज लॉन्च में सभी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलते हैं। आप लोगों के पास है ना घर पर फिजिकल बुक्स पहुंचाई जाती हैं और ये एग्जाम के बाद तक भी रहता है। अभी जो अर्जुन बैच है, एम्बिशन बैच है, श्रेष्ठा बैच है, इसमें इसमें डिफरेंस कितने रुपए का होगा? मात्र 2500-3000 रुपये का डिफरेंस होगा, जिसमें आप लोग कितने सारे फायदे हैं? 12th क्लास की तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल बुक्स आपके पास पहुंचा। फिजिकल बुक्स सर क्या है उसमें? बेटा उसमें बुक तो है ही है अलग से, प्लस में 2022-23 जितने भी क्वेश्चंस थे सभी सब्जेक्ट में। ऐसे नहीं है कि हिंदी हिंदी के, इंग्लिश इंग्लिश, नहीं बेटा,
सभी सब्जेक्ट के हमने इंक्लूड कर दिया है उसमें, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ में। क्या आपके पास इतने सवाल मिलेंगे आए हुए? नहीं मिलेंगे। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे महापैग में, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा। हाँ, एक बार देख लीजिएगा। ऐसे गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ लिखना है आप लोगों को अड्डा 24/7। क्या लिखना है? अड्डा 24/7। फिर यहाँ जाना है आप लोगों को इंडिया लार्जेस्ट वाली साइट पे, फिर यहाँ ऑल कोर्सेज पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ जाना है आप लोगों को अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, फिर CUET पे जाना है, फिर ये महापैक का बेटा। और कोर्सों की लिमिटेड एक वैलिडिटी होती है फिक्स, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, ये आपके एग्जाम के बाद तक भी रहेगा। अब यहाँ आप लोगों को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लेना है, कौन सा है, और विद बुक वाला लेना है आप लोगों को, विद बुक्स वाला। प्रत्येक महापैक दो प्रकार का है, एक विद बुक है, एक विदाउट बुक है। चाहे कोई सा भी डोमेन हो, चाहे PCB हो, चाहे PCM हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कोई सा भी हो, XYZ। जैसे कि मान लो आपका साइंस है विद बुक्स वाला, PCM है तो ये, PCB है तो दूसरे वाला नीचे होगा एक और PCB। अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। PCM हो गया, PCB ये रहा, है ना। तो PCB है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से बाय नाउ करेंगे आप लोग। यहाँ आप लोगों को कोड यूज करना है Y551। ठीक है, जैसे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ देख लीजिए, अब ये आप लोगों के पास मिल जाएगा। ये 2 या 2500-3000 रुपये का डिफरेंस होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। उसमें क्या क्या होगा, ये सभी बैचेज इस महापैक के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आप लोगों को। जितनी टेस्ट सीरीज आप लोगों से अलग से पैसा कोई नहीं लिया जाएगा। 12th क्लास की तैयारी करवाई जाएगी और फिजिकल बुक्स भी आपके घर पहुंचाई जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ देख लेना आप लोग कौन कौन सी बुक पहुंचाई जाएगी, फिर बाद में ये मत कहना सर ये नहीं आई, ये नहीं आई। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्या है, कोड ये यूज करोगे आप लोगों को तो मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। चाहे कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, तो कितने का 2550 डिस्काउंट मिला है। अब 12,449 रुपये का यह कोर्स पड़ा है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ उपसर्ग के बारे में, प्रत्येक मैंने आज जो जानकारी मैंने केवल परिभाषा के बारे में बताई है, और ये बताया कि ये क्या क्या होते हैं, क्या इनका अर्थ होता है, स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं नहीं, बस छोटी सी जानकारी दी है। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से उपसर्ग को। पहला टॉपिक हमारा उपसर्ग होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।